एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उसका 10 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो ये सेट 4 है और इसके पहले मैंने सेट 1, 2, 3 डिस्कस कर दिया है, तो उसे आप अगर नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ और उसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होता है वो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से आप लोगों को एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ और भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसका प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसका वीडियो मिलता रहेगा। और इसके पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर डालें। और एक बात मैं बता दूं कि मेरा वीडियो आप देखते होंगे कि 2-3 दिन के गैप पे ही आता है, तो मेरा इंटेंशन ये होता है कि आप ये 2-3 दिन के गैप में जो भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ उससे आप रिवाइज अच्छे से कर लें, क्योंकि बिना रिवीजन के सिर्फ वीडियो को देख लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप वीडियो को 1-2 बार देखें और पीडीएफ से ज़रूर रिवाइज करें। इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को टाइम भी देती हूँ 2-3 दिन का, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड कर देने पे आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम आपको देती हूँ। तो आज से मैंने एक मेथड स्टार्ट किया है क्वेश्चन डालने का, जिससे मैं ये चेक कर पाऊँगी कि आप लोग कितने फोकस्ड होकर पीडीएफ को रिवाइज करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये होगा, जो भी मैं सेट डिस्कस करूँगी, जैसे कि आज सेट 4 का है तो ये क्वेश्चन जो होगा वो सेट 3 से होगा। जैसे सीजीएल का जो सेट 3 होगा उससे मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालूँगी, और वैसे ही जो भी एग्ज़ाम्स का मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी उसके प्रीवियस जो सेट होंगे उसी से मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालूँगी और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, जिससे मैं समझ पाऊँगी कि आप कितने फोकस्ड होकर पीडीएफ को रिवाइज करते हैं। और मेरी उम्मीद है कि आप चीटिंग नहीं करेंगे, खुद से ही आंसर करेंगे रिवाइज करने के बाद पीडीएफ को। तो आज का क्वेश्चन है, Which article of the Indian Constitution prohibits providing of any religious instruction in the educational institutions maintained by the state? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा बनाए गए शैक्षणिक संस्थानों में से किसी भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलते हैं आज के सेट पे, जो कि सेट 4 है, उसके क्वेश्चंस पे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मणिपुर इज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी लोकेटेड? मणिपुर के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इम्फाल में है। तो मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता है, क्योंकि मैं जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड वो सभी को मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ डालने का, तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग होता है वीडियो, उससे आप घबराएं नहीं। तो चलते हैं, अब जितने भी इंडिया में इम्पोर्टेंट डांस एकेडमीज है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले है अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल, जो कि मुंबई में है। उसके बाद है भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद गुजरात में, इसेंस ऑफ लाइफ डांस ग्रुप बेंगलोर में, गंधर्व महाविद्यालय न्यू दिल्ली में, गांधी सेवा सदन केरला में, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में, कला क्षेत्र फाउंडेशन छत्तीसगढ़ में, कालिदास रंगालय बिहार में, कथक केंद्र कहाँ पे है? दिल्ली में, महाराजास गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस आंध्र प्रदेश में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस जो कि न्यू दिल्ली में, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है नव साधना कला केंद्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और राजस्थान, ये तीनों ही स्टेट में इसका सेंटर है। उसके बाद है नृत्यग्राम, ये कर्नाटका में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है राजा मानसी तोमर म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश, संगीत भावना वेस्ट बंगाल में, संभवी स्कूल ऑफ डांस कर्नाटका में, श्री राम भारतीय कला केंद्र न्यू दिल्ली में, श्रीदेवी नृत्यालय चेन्नई तमिलनाडु में, त्रिवेणी कला संगम न्यू दिल्ली में,
और जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी मणिपुर में कौन सी सिटी में है, इम्फाल में है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्लासिकल डांस के जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं उसे देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कितने हैं, इसमें क्लासिकल डांस के जो रिसर्च सेंटर है उसमें 3 रिसर्च सेंटर हैं। उसमें पहला है नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, जिसे किसने इस्टेब्लिश किया था, कनक रेले ने, जो कि मोहिनीअट्टम की डांसर हैं, और इन्होंने नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय जो कि मुंबई में उसे भी इस्टेब्लिश किया था। सेकेंड है सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस, जिसे इस्टेब्लिश किया था सोनल मान सिंह ने, जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी की डांसर हैं। ये है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और थर्ड है कथक केंद्र, जो कि कथक विंग है किसका, श्री राम भारतीय कला केंद्र का, और इसे इस्टेब्लिश किया था निर्मला जोशी ने, जो कि फर्स्ट सेक्रेटरी थे संगीत नाटक एकेडमी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स इज द तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो तानसेन समारोह है वो हर साल दिसंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, और कहाँ पे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के बेहात विलेज में। और ये जो 2024 का था वो 96 था फेस्टिवल तानसेन समारोह का, और ये 5 दिन का म्यूजिकल एक्सट्रावेंजा होता है। 5 दिन तक ये म्यूजिकल प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें वर्ल्ड से आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। जो भी म्यूजिक लवर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, जो म्यूजिक मास्टर तानसेन है उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए। अब हम लोग तानसेन के बारे में कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। तो ये तानसेन है और इनका बर्थ नेम था रामतनु। इनका बॉर्न हुआ, जन्म कब हुआ, 1493 ईस्वी में। कहाँ पे, ग्वालियर तोमर किंगडम में, जो कि प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका शैली कैसा है, इनका शैली क्या था, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक था से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद यहाँ पे कौन से ईयर में ये कहाँ पे एक्टिव थे, तो 1562 ईस्वी तक ये राजा रामचंद्र सिंह, जो कि रेवा और रेवा सिटी भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, तो राजा रामचंद्र सिंह के कोर्ट में ये काम करते थे 1562 ईस्वी तक। और 1562 ईस्वी के बाद कहाँ पे काम करने लगे, अकबर के दरबार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज रिलेटेड टू गांधी सत्याग्रह ऑफ द ईयर 1917? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो 1917 में गांधी जी का सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। अब इम्पोर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट जो कि गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था उसमें है, पहला है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। रॉलेट सत्याग्रह 1919 ईस्वी में, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। खिलाफत मूवमेंट 1920 में हुआ, ये पूरे कंट्री में हुआ था। उसके बाद है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 ईस्वी में, ये भी पूरा कंट्री में हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 ईस्वी में, ये साल्ट मार्च था जो कि दांडी में हुआ था। ये कहाँ पे है, गुजरात स्टेट में है। और लास्ट था क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 ईस्वी में हुआ, ये भी पूरे कंट्री में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हुवार्डिया हेप्टेरोनिरॉन विच हैज बिकम इंडेंजर्ड इज अ स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हुवार्डिया हेप्टेरोनिरॉन जो लुप्त प्राय हो गया है, निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये ग्रास की प्रजाति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी टू श्रीलंका? निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की भौगोलिक निकटता में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली कराईकल। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रीलंका है और कराईकल कहाँ पे, पुडुचेरी में एक सिटी है, वो सबसे नज़दीक है श्रीलंका के, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कराईकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। विच 5-year प्लान प्राइमरीली फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ इनिशिएटिव? कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5th 5-year प्लान जो थी वो गरीबी हटाओ इनिशिएटिव पे बेस्ड था। अब हम लोग इसका जो भी इम्पोर्टेंट 5-year प्लान है उसे देखेंगे। तो 5-year प्लान जो है वो फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट एंड रेगुलेट किया जाता है
किसके द्वारा? प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग, जो कि एक थिंक टैंक है 2015 में, यानी कि प्लानिंग कमीशन को अब नीति आयोग बोला जाता है 2015 ईस्वी से। अब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1951 से 1956 तक चला, और इसमें मेनली फोकस किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर पे, यानी एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। और इसमें इसका एग्जाम्पल है, इसमें यहाँ पे भाखड़ा नागल डैम पे काफ़ी इसमें खर्चा किया गया इसके डेवलपमेंट पे। उसके बाद ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था? ये हेरोन डोमर मॉडल पे बेस्ड था। और 1956 के लास्ट में 5 IITs को इस्टेब्लिश किया गया। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट था कितना? 2.1%, लेकिन और इसमें अचीव्ड किया गया कितना? 3.6%, यानी कि इसमें ग्रोथ कितना हुआ? जितना टारगेट था उससे ज़्यादा ग्रोथ हुआ। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक चला। इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर पे ये किया गया, फोकस किया गया। ये बेस्ड था PC महालनोबिस उनके मॉडल पे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या थे? लीडरशिप इनका ही था। और इसमें टारगेट ग्रोथ रेट था 4.5%, और इसमें अचीव किया गया 4.27%, जो कि लेस था, जितना टारगेट था उससे लेस था। उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक। इसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया? एग्रीकल्चर पे भी, और इसमें वीट के प्रोडक्शन पे ये फोकस किया गया, उसके प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया गया। और इसमें टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6%, लेकिन इसमें एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना अचीव कर पाए? 2.4%। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कमी देखने के लिए मिलता है। तो ये क्यों हुआ? यहाँ पे ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो क्यों फेल हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? साइनो इंडियन वॉर एंड इंडो पाक वॉर हुआ था। चाइना इंडिया और इंडो पाक वॉर हुआ था। इसके कारण तो ये फेल हुआ थर्ड 5 ईयर प्लान। और इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलीडेज इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि चला 1966 से लेकर 1969 तक। इसके बाद है फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से 1974 तक चला। इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी। और ये बेस्ड था गैडगिल फार्मूला पे। और इसमें किस पे फोकस किया गया? इसमें सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया गया। और इसमें 14 मेजर इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन भी लाया गया इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम में एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। उसके बाद है इसमें टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6%, और इसमें एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना अचीव कर पाए ये लोग? 3.3%। तो ये भी लेस ही था। अब हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 4 5 ईयर प्लान से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके टारगेट ग्रोथ कितने थे, कौन से मॉडल पे बेस्ड है, तो मैंने 4 5 ईयर प्लान को यहाँ पे इंक्लूड किया है। और बाकी 5 ईयर प्लान्स के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे ओनली। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला था। ये बेस्ड था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे, इसे हम लोगों ने देखा। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक चला, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बेस्ड था। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 तक रहा, ये सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, सेल्फ सफिशिएंसी इकोनॉमी पे बेस्ड था, इस पे फोकस किया गया। यानी कि फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 तक चला, ये सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन ग्रोथ पे फोकस था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1979 तक चला, ये बेस्ड था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी पे ये फोकस था। सिक्स 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 तक चला, इसमें किस चीज़ पर फोकस किया गया? इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। उसके बाद 7 5 ईयर प्लान 1985 से 90, ये फोकस था मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद है 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997, ये फोकस किस पे था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। उसके बाद है 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002, ये फोकस था रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग।
उसके बाद है 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007, इसमें किस चीज़ पे बेस्ड था ये, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012, इसमें था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। उसके बाद लास्ट 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17, इसमें फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स हिंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक्स। तो ये यहाँ पे रॉन्ग होगा, क्योंकि जो DPSP है वो वेलफेयर ऑफ स्टेट पे बेस्ड है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग DPSP के बारे में सारे फैक्ट्स को देखेंगे। तो DPSP जो है वो इंडियन गवर्नमेंट्स का गाइडलाइंस है, ये पार्ट 4 में मेंशन किया गया है और इसे इस्टेब्लिश किया गया है किस लिए, स्टेट के वेलफेयर के लिए और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वेलफेयर स्टेट के बारे में लिखा गया है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में वेलफेयर इंडिविजुअल्स के बारे में बोल रहा है, इसलिए वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है DPSP कवर करता है कुछ टॉपिक्स को, जिसमें आता है विमेंस राइट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, रूरल डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है DPSP जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि जिसमें मेंशन किया गया है सोशलिज्म, लिबरलिज्म और गांधीयनिज्म, इस फिलॉसफी पे ये काम करता है। उसके बाद है DPSP जो है नॉन जस्टिएबल है, यानी कि जो जुडिशियरी है वो इसको इन्फोर्स नहीं कर सकती है किसी पर्सन पे। तो ये DPSP जो हो जाता है ये नॉन जस्टिएबल हो जाता है। उसके बाद है जो यूनियन गवर्नमेंट है वो DPSP में कुछ अमेंडमेंट ला सकती है, लेकिन उसे पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव करना होगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ, यानी कि जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे और जो वोट दे रहे होंगे उसका 2/3 वोटिंग होना चाहिए, तभी ये इसमें अमेंडमेंट लाया जा सकता है। उसके बाद है कुछ एग्जांपल देख लेते हैं DPSP का। इसमें फ्री लीगल एड फॉर पुअर पीपल, जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं द 13th year old अकबर वाज कोरोनेटेड इन 1556 एट कलानौर इन डैश। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर को 1556 में डैश के कलानौर में राज्याभिषेक किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कलानौर है जो पंजाब में स्थित है, वहाँ पे अकबर का राज्याभिषेक किया गया। तो अकबर 13 साल की उम्र में ही पंजाब के कलानौर में उसका राज्याभिषेक किया गया 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, और किसके द्वारा, जो बैरम खान थे रिएजेंट उसके द्वारा। और बैरम खान कब से कब काम किया इन्होंने, 1556 से 1560 ईस्वी तक। और ये किसके बाद हुआ, उनके फादर जो हुमायूं थे उनके मरणोपरांत अकबर का राज्याभिषेक किया गया। और अकबर का जो थ्रोन था वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, जिसे तख्ते अकबरी बोलते थे। और अकबर को शहंशाह भी बोला जाता था, यानी कि किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा। अकबर का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, 1556 से 1605 ईस्वी तक। और अकबर के बाद कौन राजा बने, ये जहांगीर ने उनका राज्याभिषेक किया गया अकबर के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किस स्थान की जलवायु किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टाइप ऑफ सॉइल, क्योंकि लोकेशन पे, डिस्टेंस फ्रॉम सी पे डिपेंड करती है। और जो रिलीफ लिखा हुआ है ये कुछ वर्ड नहीं होता है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है ऑप्शन। तो अब हम लोग क्लाइमेट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है उसको देखेंगे। तो ये डिपेंड करती है लैटिट्यूड पे, आल्टीट्यूड पे, प्रोक्सिमिटी टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर,
ocean current, prevailing winds, landforms और human activities with natural processes like volcanic eruptions and solar variations। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण क्लाइमेट में बदलाव आ सकता है। तो लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड का मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, इसके कारण क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर अगर डाउन होगा तो क्लाइमेट वहाँ का क्या होगा, कोल्डर होगा। उसके बाद है लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि अगर कोई प्लेस अगर समुद्र के पास है, वाटर बॉडीज के पास है, तो उसका टेम्परेचर कैसा होगा, मॉडरेट होगा और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। और ओशियन करेंट से भी उसका ये होगा, इफेक्ट पड़ेगा उस पर, क्लाइमेट पे। और विंड्स का जो फ्लो होगा उस पर भी, उसका भी इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर विंड कहीं कोल्डर है और कहीं हॉटर है तो उससे भी क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है। और लैंडफॉर्म से इस तरह से होगा कि कहीं कहीं पे अगर माउंटेन है तो माउंटेन के कारण भी क्लाइमेट पे इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, कहीं बारिश ज़्यादा होगी कम होगी उसका असर देखने के लिए मिलता है क्लाइमेट पे। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स हो गए क्लाइमेट पे जिसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच म्यूजिकल नोट डिड न्यूलैंड पुट द मेटल्स कोबाल्ट एंड निकल विथ हेलोजन्स? न्यूलैंड ने किस संगीत नोट में धातुओं कोबाल्ट और निकल को हेलोजन के साथ रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डू हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो न्यूलैंड का जो नोट था उसमें क्या क्या था, तो म्यूजिकल नोट होता है सा रे गा मा पा धा नी, तो उसके अनुसार क्या था, जो न्यूलैंड थे उनका नोट था डू रे मी फा सो ला टी। तो इसके अकॉर्डिंग सारे उन्होंने ग्रुपिंग किया था एलिमेंट्स का। तो जो कोबाल्ट और निकल का ग्रुप है उसमें कौन कौन सा हेलोजन को देखने के लिए मिलता है, तो कोबाल्ट और निकल वाला क्या है, ये नोट है, डू वाला नोट है, तो इसमें कोबाल्ट और निकल है। इसके अलावा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन क्या है, हेलोजन्स है। तो इसी में पूछा गया है कि कोबाल्ट और निकल के साथ हेलोजन को रखा गया है वो कौन से नोट पे है, तो इसमें डू वाला हो जाएगा। तो मैंने सारे नोट को अरेंज किया है इसमें एलिमेंट्स को, इसे आप याद रख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि न्यूलैंड्स के जो लॉ थे उसके क्या लिमिटेशंस थे। तो ये द लॉ जो लिखा हुआ यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हैड सम लिमिटेशंस, इसमें क्या था, लिमिटेशंस क्या था जिसके कारण इनका लॉ क्या हुआ, ड्रॉबैक हुआ। तो ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स पे फॉलो करता था, ये अप्लाई होता था। उसके बाद जो न्यूलैंड का लॉ था वो, उसमें उन्होंने जो ग्रुपिंग किया था वो सेम नोट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर दिया था। जिस तरह से एग्जांपल में है कि कोबाल्ट और निकल को हेलोजन वाले ग्रुप के साथ ग्रुपिंग कर दिया है। तो ये था इनका ड्रॉबैक का कारण। और इनका एक और पॉइंट था कि इनका जो लॉ था वो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होता था। तो इस तरह से 3 इनका ड्रॉबैक था, लिमिटेशंस था न्यूलैंड्स के लॉ का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे मैं पीडीएफ में एडिट करके सही कर दूंगी। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड हैड सम लिमिटेशंस यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू द हिस्ट्री ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दादा भाई नौरोजी। इसमें लिखा हुआ है कि दादा भाई नौरोजी ने इंडियन इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी और सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, लेकिन ये रॉन्ग है। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में देख लेते हैं। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडिया के नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था इंडिपेंडेंस के पहले, आज़ादी के पहले। और 1867 से 68 तक में दादा भाई नौरोजी ने इंडिया के नेशनल इनकम को कितना बताया था, एस्टिमेट किया था 340 करोड़। और पर कैपिटा इनकम कितना था, सिर्फ 20 रुपीज़। इसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्हें ग्लैडस्टोन एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उसके बाद नेशनल इनकम कमेटी के बारे में देखेंगे कुछ फैक्ट्स। तो 1949 ईस्वी में नेशनल
इनकम कमेटी जो था वो इसे चेयर किसने किया था? पीसी महालनोबिस ने, जो कि फर्स्ट ऑफिशियल थे जिन्होंने इंडिया के नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया। और जो कमेटी का रिकमेंडेशन ये था नेशनल इनकम कमेटी का कि ये जो एस्टिमेट्स है वो हर साल दिया जाएगा, एनुअली दिया जाएगा। अब हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो नेशनल एनएसओ है जो एक नोडल एजेंसी है जो कि इंडिया के नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में हेल्प करती है। और जो एनओसो है वो किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और एनओसो पब्लिश करती है नेशनल अकाउंट्स को, स्टैटिस्टिक्स को एनुअली। और इसमें जो फर्स्ट साइंटिफिक मेथड जो है नेशनल इनकम को बनाने का, ये किसने किया था, डेवलप किया था? VKRV राव ने, जिसका फुल फॉर्म है विजेंद्र कस्तूरी रंगा बरदराज राव। इन्होंने ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सिस्टमेटिक अप्रोच को अपनाया नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेलवेज 2019-20 विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक इन इंडिया? भारतीय रेलवे 2019-20 के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो इंडियन रेलवे 2019-20 के अकॉर्डिंग टोटल लेंथ कितना है इसका? 67,956 किलोमीटर। और सबसे लॉन्गेस्ट रूट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, उसमें 8,808 रूट किलोमीटर्स है। और शॉर्टेस्ट रूट कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जो कि 3 किलोमीटर का किसके बीच में? नागपुर और अजनी के बीच में। और 2023-24 के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे का लेंथ कितना है? 68,554 किलोमीटर। ये है 31 मार्च 2024 तक के डेटा के अकॉर्डिंग लेंथ कितना है? 68,584 किलोमीटर। और ये जो इंडियन रेलवे है वो वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है अंडर सिंगल मैनेजमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। विच गवर्नमेंट ऑनर्ड अ डिस्टिंग्विश्ड परक्यूशनिस्ट नेम्ड पंडित अनिंदो चटर्जी विद द बंगा विभूषण अवार्ड इन 2022? किस सरकार ने पंडित अनिंदो चटर्जी नामक एक प्रतिष्ठित ताल वादक को 2022 में बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वेस्ट बंगाल ने। तो बंगा नाम से ही पता यहाँ पे चल रहा है कि ये कौन से स्टेट से हो सकता है? वेस्ट बंगाल से हो सकता है। तो बंगा विभूषण कौन से स्टेट का है? वेस्ट बंगाल का है। इसमें यह स्टेट का सिविलियन अवार्ड है। इसमें अवार्ड दिया जाता है जो कि सर्विसेज ऑफ पर्सनालिटीज इन वेरियस फील्ड्स और स्पॉन्सर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। लोकेशन है वेस्ट बंगाल का। रिवार्ड दिया जाता है 2 लाख। और इसका फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया? 2011 में। अब जो 2022 में है विनर, उनका नेम देखेंगे तो पंडित अनिंदो चटर्जी म्यूजिक के फील्ड में दिया गया, विकास सिन्हा फिजिक्स के लिए, मोहन बगान स्पोर्ट्स के लिए, ईस्ट बंगाल स्पोर्ट्स के लिए, मोहम्मदन स्पोर्ट्स के लिए, अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं, कौशिक बासु ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, कुमार सानू म्यूजिक के लिए, और है अभिजीत भट्टाचार्य म्यूजिक के लिए, हर्षवर्धन न्यूतिया बिजनेस इंटरप्रेन्योर के लिए, राधे श्याम गोयनका बिजनेस इंटरप्रेन्योर के लिए, अबुल वसर राइटर हैं, और देवशंकर हालडर थिएटर के लिए। तो अभी 2022 ही लास्ट ईयर है जिसमें दिया गया है। और आगे आप जब एग्जाम्स होगा तो उसमें आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा कि ये आगे दिया गया है कि नहीं, क्योंकि अभी तो जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी 2022 ही लास्ट ईयर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुरु पर्व। और हम लोग जितने भी सिख धर्म के जितने भी गुरु हैं, 10 गुरु हैं, उनका नेम देखेंगे और उनका इम्पोर्टेंट वर्क देखेंगे। सबसे पहले गुरु नानक,
ये 1469 से 1539 ईस्वी तक थे। ये सिखिज्म के फाउंडर थे। गुरु अंगद 1504 से 1552 सेकंड गुरु थे। इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था और सिख स्क्रिप्ट को डेवलप किया था और लंगर सिस्टम को बनाया था, जिसमें कि फ्री सब लोगों को खाना खिलाया जाता है। उसके बाद है गुरु रामदास अमरदास 1479 से 1553 ईस्वी तक, ये थर्ड गुरु थे। गुरु रामदास 1534 से 1581 फोर्थ गुरु थे। इन्होंने अमृतसर सिटी को फाउंड किया और कीर्तन के इम्पोर्टेंस पे जोर डाला। उसके बाद है गुरु अर्जन देव 1563 से 1606 ईस्वी फिफ्थ गुरु थे ये। इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब का फर्स्ट वर्जन था, और गोल्डन टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया। उसके बाद है गुरु हरगोबिंद 1595 से 1644 ईस्वी, ये सिक्स्थ गुरु थे। उसके बाद है गुरु हर राई 1630 से 1661 ईस्वी सेवंथ गुरु थे ये। गुरु हर कृष्ण 1556 से 1664 ये एट्थ गुरु थे। इन्हें यंगेस्ट गुरु सिख हिस्ट्री में माना जाता है। उसके बाद गुरु तेज बहादुर, ये नाइन्थ गुरु थे 1621 से 1675 ईस्वी। और लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 ईस्वी, ये 10th गुरु थे। इन्होंने खालसा को इस्टेब्लिश किया और इन्हें लास्ट गुरु माना जाता है। अब जो गुरु अर्जन थे और गुरु तेज बहादुर थे, इन दोनों को का एसेसिनेशन इन दोनों को किसने मारा? मुगल एम्पायर ने मारा। इसमें गुरु अर्जन जो थे फिफ्थ गुरु सिख गुरु थे, इन्हें किसने मारा? मुगल एम्पायर जहांगीर ने। और जो गुरु तेज बहादुर थे नाइन्थ सिख गुरु, इन्हें किसने मारा? मुगल एम्पायर औरंगजेब ने मारा दिल्ली में 1675 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, who was appointed as India's 28th Controller General of Accounts CGA in मार्च 2023? मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एसएस दुबे को मार्च 2023 में CGA बनाया गया। अब जो CGA जो होता है वो क्या होता है? ये किसमें काम करता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है और ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। उसके बाद है CGA जो है वो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये यूनियन गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है उसे इस्टेब्लिश करना और उसे मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो ऑफिस होता है CGA का वो मंथली और एनुअली एनालिसिस करती है एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यूज का, बोरोइंग का और भी वेरियस फिजिकल इंडिकेटर्स का ये करती है एनालिसिस यूनियन गवर्नमेंट के लिए। और इसका टेन्योर कितना होता है? ये इसका टेन्योर होता है 3 इयर्स के लिए और मैक्सिमम इसे एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, द पार्लियामेंट पास्ड द मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 टू रिपील एंड रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? संसद ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और बदलने के लिए समुद्री सहायता नेविगेशन विधेयक 2021 पारित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द लाइट हाउस एक्ट 1927। तो जो लाइट हाउस एक्ट 1927 था उसे रिप्लेस किया गया मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 से। और ये जो लाइट हाउस एक्ट 1927 था वो 9 साल पुराना लॉ था ट्रेडिशनल नेविगेशन के लिए, और जो कि लाइट हाउस के हेल्प से होता था। अब जो लाइट हाउस है वो क्या होता है? आप देखते होंगे पहले के टाइम पे समुद्र के आसपास ये एक टावर जैसा बना होता था और यहाँ पे लाइट लगी होती थी, इसे ही लाइट हाउस बोला जाता है। तो लाइट हाउसेस 2 पर्पस के लिए यूज किए जाते थे, नेविगेशनल एड एंड वार्न वोट ऑफ डेंजरस एरियाज। तो इसके लाइट से डेंजरस एरिया का पता किया जाता था और इससे नेविगेशन में भी हेल्प मिलती थी। इसके बाद ये है जो एक ट्रैफिक
साइन सी के पास एक ट्रैफिक साइन जैसा काम करता था, लेकिन टाइम धीरे धीरे डेवलप हुआ, टाइम आगे बढ़ा तो टेक्नोलॉजी बहुत सारा डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ, और इसलिए अब जो लाइट हाउस का काम होता है वो अब किसके द्वारा किया जाता है, रडार के हेल्प से किया जाता है और दूसरे सेंसर के हेल्प से किया जाता है। इसीलिए ये क्या किया गया, लाइट हाउस एक्ट 1927 को रिप्लेस कर दिया गया। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये बिल का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नेविगेशन एड है इंडिया का, उसे ग्लोबल लेवल पे बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड किया जाए और उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया जाए, और जो इंडिया का इंटरनेशनल ओब्लिगेशंस है वो मैरीन एड नेविगेशन के फील्ड में उसे भी जो इंटरनेशनल लेवल पे उसे उसमें डेवलप करने में सहायता मिले इससे। और जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, यानी जो भी इसमें रूल्स ये सब बनाए गए हैं उसे यूजर फ्रेंडली बनाए गए हैं, और इससे इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेसेस करने में भी इसमें इसका प्रमोट होगा, इंडिया का नेविगेशन को भी प्रमोशन मिलेगा। इसका ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पेरिसेबल फूड। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नाशपाती भोजन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पल्सेस। तो जो पेरिसेबल फूड्स होते हैं वो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं और ये अनसेफ हो, अगर इसे प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया जाए तो ये अनसेफ होते हैं खाने के लिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, मिल्क, फिश, फ्रूट, मीट, डेयरी, एग्स, पोल्ट्री एंड वेजिटेबल्स। और नॉन पेरिसेबल फूड्स क्या होते हैं, तो ये जल्दी स्पॉइल नहीं होते हैं और इसे अगर अच्छे से स्टोर किया जाए प्रॉपर्ली तो ये बहुत लंबे समय तक सही रहते हैं, खाने लायक रहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, ड्राइड फ्रूट्स आता है, कैन वेजिटेबल्स यानी कि जो वेजिटेबल्स पैक्ड होते हैं, और पीनट बटर, ये सब आते हैं नॉन पेरिसेबल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड एट द नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड्स 2022 सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन ऑन 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 244। तो 2022 में कितने नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड दिए गए, 44 दिए गए। तो जो नेशनल स्पोर्ट एंड एडवेंचर अवार्ड्स होता है उसमें कौन कौन सा अवार्ड्स आता है, तो इसमें तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड्स एडवेंचर अवार्ड आता है, और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आता है जिसमें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है। तो ये सारे को मिलाकर नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड्स बोला जाता है। तो इसमें तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है वो 2021 का दिया गया 2022 में, इसमें 3 लोग थे। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में टोटल 41 थे, तो दोनों को मिलाकर हो गया 44। और इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1 लोग को दिया गया, श्री शरत कमल अचंता जो कि टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं। अर्जुन अवार्ड 25 लोग को दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में 4 लोग को दिया गया, लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 3 लोग को दिया गया। ध्यानचंद अवार्ड 4 लोग को दिया गया, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 3 लोग को, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1 को दिया गया। तो ये टोटल हो गया 44। तो ये 2022 का अवार्ड था। अब हम लोग 2024 का देखेंगे। तो 2024 वाले में एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ध्यानचंद अवार्ड है उसे बदलकर इसका नाम कर दिया गया है अर्जुन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है और ध्यानचंद अवार्ड दोनों मैच हो रहा था, इसीलिए उसका नाम बदल दिया गया है। तो आगे आप लोगों को इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड 2024 में कितने को मिला है उसे देखेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इसे 2024 का जो अवार्ड्स था उसे कब दिया है, 17 जनवरी 2025 में दिया है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, 24 वाले ही अवार्ड 2025 में दिए गए। और यहाँ पर जो तेंजिंग नोर्गे अवार्ड है जो कब दिया गया था, 2023 का दिया गया 2024 में, यानी 2025 में दिया गया 23 का।
तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यहाँ पे 4 लोग को दिया गया। कौन कौन है यहाँ पे? श्री डी गुकेश चेस के लिए, गुकेश डी, श्री हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, श्री प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के लिए, मिसेज मनु वाकर शूटिंग के लिए। तो ये सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है अर्जुन अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स गेम्स। इनमें 32 लोग को दिया गया, जिसमें कि हैं मिसेज ज्योति राजी एथलेटिक्स में, मिसेज अनु रानी एथलेटिक्स में, मिसेज नीतू बॉक्सिंग में, मिसेज स्वाति बॉक्सिंग में, मिसेज बंतिका अग्रवाल चेस में, मिसेज सालिमा टेटे हॉकी में। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन से प्लेयर कौन से गेम से बिलोंग करते हैं। श्री अभिषेक हॉकी से, श्री संजय हॉकी में, श्री जर्मनप्रीत सिंह हॉकी में। उसके बाद है श्री सुखजीत सिंह हॉकी, श्री राकेश कुमार पैरा आर्चरी, मिसेज प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स, मिसेज जीवांजी देप्थी पैरा एथलेटिक्स, श्री अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, श्री सचिन सारजेराव खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स, श्री धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, श्री प्रणब सुरमा पैरा एथलेटिक्स, श्री एच हकोटो सेमा पैरा एथलेटिक्स, मिसेज सिमरन पैरा एथलेटिक्स, श्री नवदीप पैरा एथलेटिक्स, श्री नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन। उसके बाद है मिसेज तुलसी मथी मुरुगेसन पैरा बैडमिंटन, मिसेज नित्या श्री सुमति शिवन पैरा बैडमिंटन, मिसेज मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, श्री कपिल परमार पैरा जूडो, मिसेज मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, मिसेज रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, श्री स्वप्निल सुरेश कुशाले शूटिंग, श्री सरबजोत सिंह शूटिंग, श्री अभय सिंह स्क्वैश, श्री साजन प्रकाश स्विमिंग, श्री अमन रेसलिंग से। तो ये हो गए अर्जुन अवार्ड्स। अब अर्जुन अवार्ड्स जो है लाइफ टाइम के लिए, इसमें 2 लोग को मिला है, श्री सुचा सिंह एथलेटिक्स में और श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा स्विमिंग में। आगे है द्रोणाचार्य अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इसमें 5 लोग को मिला है। इसमें रेगुलर कैटेगरी में 3 लोग को मिला है, श्री शुभम राणा पैरा शूटिंग, मिसेज दीपाली देशपांडे शूटिंग, श्री संदीप संगवान हॉकी में। और लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 लोग को मिला है, श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन, श्री अर्मंडो एग्नेलो कोलाको फुटबॉल में। आगे है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार एक को मिला है, ये है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। और लास्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MA ट्रॉफी 1 लोग को मिला है, ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड 2023 का जो मिला है इस बार मिला है वो वेटरन है, माउंटेनियर हैं उमेश जिरपे को। तो इस तरह से टोटल कितने मिले हैं? 45 और प्लस 1 लोग को मिला है यहाँ पे 2024 के लिए नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड्स, यानी टोटल 46 लोग को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 19, विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेल्प राजा राम मोहन राय लीगली अबोलिश द सती प्रैक्टिस। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय को कानूनी रूप से सती प्रथा को समाप्त करने में मदद की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हेल्प की थी। तो राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे एफर्ट लगाए सती प्रैक्टिस को रोकने के लिए, और इसमें हेल्प उनका किसने किया? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इन्होंने बंगाल सती रेगुलेशन लाया 1829 ईस्वी में, जिसमें कि सती को डिक्लेयर किया, सती प्रथा को क्या किया गया? इलीगल और पनिशेबल डिक्लेयर किया गया। और आगे का और भी इम्पोर्टेंट एक्ट है मैरिज से रिलेटेड, तो इसमें हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, इसमें रीमैरिज को विडोज का रीमैरिज को लीगलाइज किया गया, लीगल बनाया गया। उसके बाद है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929, इसमें जो चाइल्ड मैरिजेस था उसे रोका गया, इसमें जिसमें कि बाल विवाह होता था उसे रिड्यूस किया गया, रोका गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
20 वेन वॉज द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1980 में। तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप है वो सब स्टार्ट कब हुआ था? 1980 में इसे बनाया गया और इसका फर्स्ट सीजन हुआ 1980 में। इसके करवाता कौन है? एशियन कबड्डी फेडरेशन। और इसमें जो मोस्ट रिसेंट चैंपियन है मेन में है इंडिया और विमेन में भी इंडिया ही है, और इंडिया का भी 8वां टाइटल है और विमेन का भी 8वां टाइटल है। और मोस्ट टाइटल, सबसे ज़्यादा टाइटल भी जीता है कौन? मेन में भी इंडिया और विमेन में भी इंडिया। अब मेन की कैटेगरी में देख लेते हैं कि सबसे जो पहला सीजन हुआ था 1980 में वो कहाँ पे हुआ था? इंडिया में ही हुआ था, कोलकाता में। और इसमें गोल्ड मेडल मिला इंडिया को, सिल्वर मेडल मिला बांग्लादेश को और ब्रॉन्ज मिला नेपाल को। और जो लास्ट सीजन हुआ है वो 2023 में हुआ है, वुसान में साउथ कोरिया में हुआ है। और इसमें गोल्ड मिला इंडिया को, सिल्वर मिला ईरान को और ब्रॉन्ज मिला चाइनीज टाइपी को। उसके बाद वीमेन कैटेगरी में देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर कब हुआ था? फर्स्ट सीजन हुआ था 2005 में, ये इंडिया में होस्ट किया गया। गोल्ड इसमें जीता था इंडिया ने, सिल्वर जापान और ब्रॉन्ज श्रीलंका और बांग्लादेश ने जीता था। और जो लेटेस्ट जो होने वाला है 2025 में हो गया है वो तेहरान ईरान में हुआ है। इसमें भी इंडिया ने गोल्ड जीता, सिल्वर ईरान ने और ब्रॉन्ज नेपाल और बांग्लादेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस इज डैश हार्मोनिक रिएक्शन एट हाई प्रेशर। गर्म प्लैटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर एक डैश क्रम प्रतिक्रिया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि जो रेट होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। यानी कि ये सपोज ये एक ग्लास है, यहाँ पे क्या किया गया है? रिएक्टेंट को डाला गया है, रिएक्टेंट ए है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि अगर और भी हम लोग रिएक्टेंट को डालते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन तो और ज़्यादा होना चाहिए। रिएक्टेंट 2 है, सपोज इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है ए का, ये इसमें टूट रहा है, ये टूट रहा है, यहाँ में कलर मैं चेंज करती हूँ, ये टूट रहा है ए प्लस बी में, ये प्लस बी में टूट रहा है। तो ए प्लस बी में टूट रहा है, अगर हम लोग रिएक्टेंट को बढ़ाते जाएंगे तो डिकम्पोजिशन तो और ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि रेट बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट ही होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट बढ़ाने के बावजूद भी रेट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वैसे रिएक्शन को कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा उसका ग्राफ कैसा होगा? तो उसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। ये क्यों होगा? ये है, इस साइड क्या है? वर्टिकल जो बाई एक्सिस है उधर क्या है? रेट है, और ये एक्स एक्सिस की तरफ टाइम को दिया गया है। तो क्या होगा? टाइम अगर बढ़ते भी जा रहा है लेकिन क्या होगा? रेट कांस्टेंट ही रहेगा, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कैसा होता है? रेट और टाइम के कंपैरिजन में ये होता है रेट और टाइम के अकॉर्डिंग। तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। इसका एग्जांपल्स है सम एंजाइम्स कैटेलाइज्ड रिएक्शंस, ऐसा रिएक्शन जिसमें एंजाइम का यूज होता है कैटलिस्ट के जैसा, और रिएक्शन दैट अकर ऑन मेटल सरफेसेस। तो ऐसा रिएक्शन, सपोज ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे क्या करना है? सब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया अमोनिया को डिकम्पोज करना है। तो यहाँ पे अमोनिया को क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे तो क्या किस में टूटेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? NH3 को हम लोग क्या यहाँ पे डाल रहे हैं? ये मेटल सरफेस पे, ये मेटल सरफेस है और ये टूट रहा है किस में? N2 और H2 में टूट रहा है। तो N2 और H2 में जो टूट रहा है वो क्या हो रहा है? ये मेटल सरफेस क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब करते जा रहा है। N2 और H2 जो है उसे, जो मेटल सरफेस है प्लैटिनम, वो एब्जॉर्ब करते जाता है जब तक कि ये सैचुरेटेड नहीं हो जाता है, यानी कि कंप्लीट भर नहीं जाता है।
इसीलिए क्या होता है कि अगर हम लोग NH3 को बढ़ाते भी जाएंगे, डालते भी जाएंगे, ये रिएक्टेंट है, इसे इंक्रीज भी करते जाएंगे, तो क्योंकि जो मेटल सरफेस है वो एब्जॉर्ब करते जा रहा है, इसीलिए रेट जो है यानी डिकम्पोजिशन का जो रेट है यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेटल सरफेस एब्जॉर्ब करता है इसलिए रेट है जो कांस्टेंट होता है जब तक कि ये मेटल सरफेस सैचुरेटेड नहीं हो जाए। इसीलिए किसी भी रिएक्टेंट का, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड है, ये टूटेगा N2 और O2 में, तो इसका भी जो डिकम्पोजिशन होगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा अगर ये मेटल सरफेस पे किया जाता है तो। आई होप कि आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मैस्कोट ऑफ द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? निम्नलिखित में से कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओली। तो FIH वर्ल्ड कप जो है वो इसमें हॉकी खेला जाता है। ये बनाया गया 1971 ईस्वी में, इसका फर्स्ट सीजन हुआ 1971 ईस्वी में, और मोस्ट रिसेंट चैंपियन है जर्मनी का ये तीसरा टाइटल है जो 2023 में हुआ था। और मोस्ट टाइटल्स किसने जीता है? पाकिस्तान ने जीता है। कितना टाइटल्स? 4 टाइटल्स जीता है। और जो 1971 का जो हुआ था उसमें कहाँ पे हुआ था? स्पेन में हुआ था और इसका विनर था पाकिस्तान। और जो 2023 का हुआ है भुवनेश्वर राउरकेला इंडिया में हुआ है, इसमें कौन विनर था? जर्मनी। और जो 2026 का जो होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? नीदरलैंड में होने वाला है FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। और इसका क्या था? 2023 में कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में हुआ। और इसका मैस्कोट था ओली, जो कि ब्लू जर्सी क्लैड ओलिव रिडले टर्टल है, सी टर्टल। और इसे इसलिए बनाया गया ताकि ये रेज कर सके अवेयरनेस को कि ये जो ओली रिडले टर्टल है वो इंडेंजर्ड हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इस्टेब्लिश डैश? भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है। तो इंडिया का जो जुडिशियरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड कैसे है? क्योंकि इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसा है? सिंगल है, यूनिफाइड है, और यूनियन और स्टेट्स के लिए सिर्फ एक है। इसीलिए इसे बोला जाता है कि इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। और इंडिपेंडेंट कैसे है? तो इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी कि इसके अंदर पार्लियामेंट आती है, लोकसभा, राज्यसभा, और एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, और लेजिस्लेचर यानी कि लॉ बनाने वाला, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा आता है। तो ये सारे से जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है ताकि जो जस्टिस हो सके वो इम्पार्शियल हो सके, यानी भेदभाव नहीं हो जस्टिस में। इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो इसका जो बजट भी होता है वो इसका अपना बजट होता है। इस तरह से जुडिशरी सिस्टम को फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट रखा गया है। अब जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और किसके कंसल्टेशन से? सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के हेल्प से। कोलेजियम होता है ग्रुप ऑफ जो हायर पोजीशन पे जज होते हैं उनका ग्रुप होता है। उनके कंसल्टेशन पे प्रेसिडेंट हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। और जो दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसके कंसल्ट से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट से। उसके बाद है इसका जो आर्टिकल होता है ऑर्गेनाइजेशन, जुरिस्डिक्शन, पावर, प्रोसीड्योर, इंडिपेंडेंस, सभी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का उसका आर्टिकल होता है 124 से लेकर 147 के बीच में। उसके बाद जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट पे। और गवर्नर जो होते हैं उस स्टेट के,
क्योंकि जो हाई कोर्ट होता है वो हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो वहाँ का जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, उसे अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन उस स्टेट के गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट पे। और अदर जज जो होंगे हाई कोर्ट के, उसे भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, और उसके लिए कंसल्ट किससे लेंगे, प्रेसिडेंट हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनके कंसल्ट पे। और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 214 से लेकर 231 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज एप्स, किन जीवों को एप्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसके अंदर आएंगे ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर ऑफ बर्ड्स। अब हम लोग जो भी जूलॉजी का इम्पोर्टेंट पार्ट है ये क्लासिफिकेशन, उसे देखेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें बायोलॉजिकल हायरार्की को दिया गया, क्लासिफिकेशन को दिया गया किसके द्वारा, लिनियन के द्वारा दिया गया। इसमें किस तरह से दिया गया, सबसे बड़ा है डोमेन, उसके बाद है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। उसके बाद आए रॉबर्ट विटकर, इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, किस बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। तो इन्होंने 5 किंगडम बनाया। मोनेरा, जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स आता है, यानी कि प्रोकैरियोट्स वैसे एनिमल्स को बोलते हैं जिसके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और प्रोटिस्टा सेकंड है, इसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं। यूकैरियोटिक में सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से वेल डिफाइंड होते हैं, तो ये यूकैरियोटिक में आते हैं। तो प्रोटिस्टा में आता है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। तीसरा है फंजाई, फोर्थ है प्लांटी, जिसमें प्लांट्स आते हैं। फिफ्थ है एनिमलिया, जिसमें एनिमल्स आते हैं। तो अब हम लोग एनिमल किंगडम जो इसमें है, जो 5 किंगडम है आर.एच. विटकर का, रॉबर्ट विटकर का, उसके 5 किंगडम में से 5th किंगडम जो है एनिमलिया, उसे देखेंगे। तो एनिमलिया किंगडम को आगे फिर फर्दर डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या था, डोमेन था, उसके बाद किंगडम था, उसके बाद फाइलम था। तो हमने किंगडम देखा 5 किंगडम, और किंगडम को फिर आगे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फाइलम आएगा, और फाइलम को आगे डिवाइड करेंगे तो क्लास आएगा, क्लास को आगे डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर आएगा। तो अब हम लोग किंगडम के बाद फाइलम को देखेंगे। तो एनिमल किंगडम का ये सारा क्या है, फाइलम है, जिसमें आता है पोरीफेरा, इसमें स्पॉन्ज आते हैं। सिनेडेरिया, जिसमें जेलीफिश, कोरल्स आते हैं। प्लेटीहेलिमेंथस, इसमें फ्लैटवर्म्स आते हैं। निमेटोडा, इसमें राउंड वर्म्स आते हैं। एनेलिडा, इसमें सिगमेंटेड वर्म्स आते हैं। आर्थ्रोपोडा, इसमें इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स आते हैं। मोलस्का, इसमें स्नेल्स एंड स्क्वाइड्स आते हैं। इकाइनोडर्माटा, इसमें स्टारफिश एंड सी ऑर्चिन्स आते हैं। उसके बाद है कोडाटा, इसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं। वर्टिब्रेट्स यानी कि जिस एनिमल्स में बोन्स होते हैं, इंडोस्केलेटन होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया फाइलम। अब इस फाइलम में से जो लास्ट है कोडाटा वर्टिब्रेट्स, उसे देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे वही डिस्कस करूँगी जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्टिब्रेट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्टिब्रेट को आगे डिवाइड किया गया किसमें, अगंथा और गनैथोस्टोमाटा। तो अगंथा होता है जिसमें जौ नहीं होता है, और गनैथोस्टोमाटा होता है जिसमें जौ होता है। तो अगंथा जो होता है उसका आगे का क्लास है साइक्लोस्टोमाटा, और गनैथोस्टोमाटा है उसका क्लास किसमें डिवाइड किया गया है, पाइसेस, जिसमें फिन्स होते हैं, और टेट्रापोडा, जिसमें लिम्स होते हैं। तो पाइसेस में कौन कौन सा आता है, कॉन्ड्रियक्थिस और ओस्ट्रियक्थिस। और टेट्रापोडा में कौन कौन सा आता है, एम्फीबिया, रिप्टाइल, एप्स और मैमल्स। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना, ये जो पाइसेस हैं और टेट्रापोडा हैं, ये दोनों के बारे में पढ़ना है। तो पाइसेस में देखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसमें होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसका, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि इसका टेम्परेचर जो बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स करते हैं उस तरह से ये नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम लोगों का आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का टेम्परेचर कितना आता है, कांस्टेंट होता है।
तो इस तरह से इनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है बॉडी का, इसलिए इसे बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल है, मैरिन का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लाई फिश, सी हॉर्स, और फ्रेश वाटर का हो जाएगा रोहू, कतला। उसके बाद है एम्फीबिया। ये कैसे एनिमल्स होते हैं? ये वैसे एनिमल्स होते हैं जो एक्वेटिक में भी यानी पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। तो जो एनिमल्स वाटर में और लैंड पे दोनों प्लेस पे रह सकते हैं उसे एम्फीबियंस बोलते हैं। ये रिस्पायरेशन करते हैं गिल्स के थ्रू, लंग्स और समटाइम्स स्किन के थ्रू भी करते हैं। इसमें हार्ट होते हैं 3 चैम्बर्ड, और ये भी होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल है टोड, फ्रॉग, हाइला, जिसे ट्री फ्रॉग बोलते हैं। उसके बाद है रिप्टाइल्स, रिप्टाइलिया। ये कैसे होते हैं एनिमल्स? ये क्रॉलिंग करते हैं, रेंगते हैं अपने मूवमेंट के लिए। इसमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है, और इसमें हार्ट कैसे होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, और एक इसका एक्सेप्शनल है 4 चैम्बर किसमें होता है? क्रोकोडाइल्स में। क्रोकोडाइल्स रिप्टाइलिया में ही आता है, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन होता है। लेकिन रिमेनिंग जो रिप्टाइल्स होते हैं उसका हार्ट जो होता है 3 चैम्बर का ही होता है। इसका एग्जाम्पल्स है टर्टल, टॉर्टॉइस, चैमेलियन जिसे ट्री लेजर्ड बोलते हैं, और पॉइजनस स्नेक्स जिसे नाजा कोबरा बोलते हैं। नेक्स्ट है एप्स, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एप्स जो होते हैं उसमें फीदर्स होता है, फीदर्स यानी पंख होते हैं उसमें फ्लाई करने के लिए, और इसका एक्सेप्शन है फ्लाइटलेस होते हैं बर्ड्स, जो इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच। ये एक एप्स का एग्जाम्पल है जो कि एक्सेप्शन है, जो कि उड़ता नहीं है। इसमें बीक्स होते हैं, चोंच होते हैं। इसका जो फोलिम होता है वो मॉडिफाइड होता है विंग्स में, और जो हिंडलिम होता है वो मॉडिफाइड होता है वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, और ट्री पे क्लैप्स करने के लिए, मतलब फुदकने के लिए, इस तरह से उसके लिए मॉडिफाइड होता है हिंडलिम्स। तो फोलिम्स यानी कि जिस तरह से हम लोग का हैंड होता है, उन लोगों का विंग्स होता है, पंख दो होता है, और हिंडलिम यानी कि जो हम लोग का पैर होता है, उसी तरह से उन लोगों का भी वॉकिंग के लिए फुट होते हैं, और ब्रांचेस ये सब पे भी चढ़ने के लिए, ये सब के लिए मॉडिफाइड उस तरह से होते हैं। इसमें इंडोस्केलेटन होता है, यानी कि बोन होता है बॉडी के अंदर। वो कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं ताकि वो उड़ सके, और उस तरह से उसका बोन मॉडिफाइड होता है, हॉलो होते हैं, उसमें एयर भरे हुए होते हैं। इसका हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर का होता है। और ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, जिसे होम्योथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं। जिस तरह से हम लोग भी 4 चैम्बर हैं, तो एप्स भी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो 4 चैम्बर होते हैं। ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्रो, पिजन और ऑस्ट्रिच। चलते हैं आगे। आगे है मैमेलिया। मैमेलिया में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेमोरी ग्लैंड का, जिससे वो अपने यंग वंस को नरिश कर पाते हैं, यानी कि मेमोरी ग्लैंड से वो मिल्क प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो मैमेलिया में ह्यूमंस बॉडी आता है, और जो भी एनिमल्स जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड होता है वो सब आते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? ईयर्स होता है, पिन्ना प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, और टीथ होता है जो जॉ के साथ होता है, और हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। इसके एग्जाम्पल है, इसमें 2 तरह के होते हैं, ओविपेरस, 2 तरह के नहीं, इसमें विविपोरस ही आएंगे, जो कि बच्चे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसे बोलते हैं विविपेरस, और जो अंडे देते हैं उसे कहते हैं ओविपेरस। तो ओविपेरस यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे कि एप्स का एक्सेप्शन था ऑस्ट्रिच, उसी तरह से मैमेलिया का भी एक्सेप्शन है ओविपेरस में। प्लैटिपस, राइनकस प्लैटिपस जो है एक्सेप्शन है इसका, मैमेलिया का, जो कि अंडे देते हैं, उसके बावजूद भी ये मैमल्स के ग्रुप में आते हैं। और विविपेरस में कौन कौन सा है? मैक्रोपस, कंगारू, ब्लू व्हेल, पैंथर टिग्रिस, पैंथेलियो लायन, और ह्यूमन बॉडी भी। उसके बाद है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। Mahabalipuram emerged as an important center of temple architecture under which of the following kingdoms of South India? महाबलीपुरम दक्षिण भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तहत मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पल्लव। तो अब हम लोग जो साउथ में जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं उसे किस
डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया उसे देखेंगे। तो पल्लव के रूलर के टाइम पे मेजर टेम्पल्स कौन कौन से हैं, इसमें है मोडागा पट्टू रॉक कट टेम्पल जिसे बनाया महेंद्र बर्मन ने, और है राजा सिम्हा जिसे नरसिम्हा बर्मन काला समुद्रा ममल्ला बोलते हैं, उन्होंने बनाया कैलाशनाथर टेम्पल कांचीपुरम में, सोर टेम्पल, और जिसे महाबलीपुरम भी बोलते हैं, ममल्लापुरम भी बोलते हैं। तो ये सारे टेम्पल बनाए राज सिम्हा ने, पल्लव रूलर्स जो हैं। उसके बाद चोला डायनेस्टी के द्वारा कौन कौन सा बनाया गया, तो ये बनाया गया बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है, इसे बनाया राजाराज चोला वन ने 10वीं सेंचुरी में। उसके बाद गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, इसे बनाया राजेंद्र चोला वन ने। ऐरावतेश्वर टेम्पल दरासुरम भी बोलते हैं, इसे बनाया राजाराज टू ने। ये सारे थे चोला डायनेस्टी के टेम्पल। अदर डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल श्रीरंगम, जिसे गंगा किंग ने बनाया, तिरुमलैया ने 894 एडी में। किसके हेल्प से, विजयनगर किंग्स, होयसाला, हैदर अली, टीपू सुल्तान और उदयास जो कि मैसूर के राजा थे, उनके हेल्प से ये बनाया गया। तो ये था आज का वीडियो सेट 4, जिसमें मैंने एसएससी सीजीएल 2024 के 10 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस किया। तो ऐसे कंटेंट बनाने में काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप इसका लाभ ज़रूर लें। पीडीएफ से अच्छी तरह से रिवाइज करें ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में इससे ज़रूर हेल्प मिले। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।